नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश आर में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की। ऐसा लग रहा है एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। रुपए पैसे की घोर कमी बताई जा रही है। तभी कंपनी ने लागत कम करने और दबाव घटाने के लिए कुछ काम चलाऊ उपाय किए हैं। उसी कड़ी में बजट एयरलाइन स्पाइस जेट ने 80 पायलटों को 3 महीने की बिना सैलरी की छुट्टी पर भेज दिया है। कंपनी ने यह फैसला कॉस्ट कटिंग के मकसद से लिया है। हालांकि कंपनी अपने एक नियम पर कायम है कि कड़की के बावजूद वो किसी कर्मचारी की छटनी नहीं करेगी। स्पाइस जेट के मुताबिक कुछ पायलटों को 3 महीने के लिए अस्थायी उपायों के तहत छुट्टी पर भेजा जाएगा और इसके लिए कोई सैलरी भी नहीं मिलेगी। हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि उसकी पॉलिसी में छटनी नहीं है और घोर कोरोना के दौरान भी किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाला गया। स्पाइस जेट ने साफ कर दिया है कि कुछ पायलटों को विदाउट पे छुट्टी पर भेजे जाने के बावजूद काम पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पायलट हैं। सर्विस में कोताही बरतने को लेकर डीजीसीए ने स्पाइस जेट को पूरा ऑपरेशन चलाने पर रोक लगाई थी। कंपनी के मुताबिक जब तक रोक हटेगी तो कंपनी के पास पर्याप्त पायलट होंगे। तो इस समय काफ़ी मुश्किल में दिखाई दे रही है यहाँ पर स्पाइस जेट। मेरे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ रहे हैं मेरे साथ इस समय, उनसे लेते हैं ताज़ा अपडेट। समीर, मुश्किल में चल रही है स्पाइस जेट पिछले कुछ समय से, और अब ये ताज़ा जो स्टेप उठाया है, 80 पायलट्स को यहाँ पर विदाउट पे लीव पर भेज दिया गया है, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या डिटेल्स हैं और आपके पास इस खबर की? बिल्कुल, लगातार स्पाइस जेट एयरलाइन संकटों के दौर से गुजर रही है। ताजा मामला यही है कि स्पाइस जेट के सूत्रों से हमें ये पता चला है कि 80 पायलट को लीव विदाउट पे, यानी कि उनकी वेतन के बिना उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया है। हालांकि इस मसले पर जो स्पाइस जेट एयरलाइन ने जानना चाहा कि इसकी वजह क्या है, तो स्पाइस जेट ने अपने जवाब में ये कहा है कि साल 2019 में मैक्स 737 बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट जो है उसको ग्राउंड कर दिया गया था टेक्निकल रीजन के चलते। लेकिन तब एयरलाइन लगातार पायलट इंडक्शन प्रोग्राम चला रही थी, यानी कि पायलट की भर्ती लगातार कर रही थी। और वो पायलट की भर्ती इस आधार पे की जा रही थी कि जब 737 मैक्स एयरक्राफ्ट वापसी करेगा तो उनके पास पर्याप्त पायलट होंगे जो ये हवाई जहाज उड़ा पाएंगे। लेकिन वो मैक्स एयरक्राफ्ट लंबे समय तक ग्राउंडेड रहा, और दूसरी तरफ एयरलाइन के पास जो पायलट की संख्या है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये एयरलाइन का अपना तर्क है, और एयरलाइन ने इसी तर्क के आधार पर कहा है कि अब जाकर के, चूंकि अब उनके पास पायलट की संख्या ज्यादा है, हवाई जहाज कम है, लिहाजा उन्होंने 3 महीने के लिए 80 पायलट को वेतन के बिना छुट्टी पर भेज दिया है। इसके साथ ही एयरलाइन ने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही पायलट नहीं है उनके पास में, लेकिन फ्लाइट ऑपरेशन में किसी भी तरीके का नकारात्मक असर देखने को नहीं मिलेगा। जी लेकिन समीर, जाहिर तौर पर पायलट इससे खुश नहीं होंगे। एक समय हमने देखा कोविड के समय में सैलरी कट की गई थी लोगों की, उसके बाद ये कंप्लेंट हो रही थी पायलट की तरफ से, एयरलाइन स्टाफ की तरफ से, कि वो सैलरी को वापस लाने में काफ़ी लंबा समय निकाला। सिर्फ स्पाइस जेट ही नहीं, दूसरी एयरलाइन ने भी ये समस्या झेली थी। जाहिर तौर पर पायलट्स तो इस फैसले से खुश नहीं होंगे। क्या आपकी किसी पायलट से बात हो पाई है? क्या उनकी एसोसिएशन ने कोई आपको स्टेटमेंट दिया है कि इस समय उनका व्यू क्या है इस डेवलपमेंट पर? ये बिल्कुल लाजमी बात है कि अगर किसी को सैलरी नहीं मिलेगी, वो भी 3 महीने तक अगर उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो वो इस बात से नाखुश रहेंगे। उनका जो विरोध है वो आप आने वाले दिनों में देख भी सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। हालांकि एयरलाइन का कहना है कि वेतन भले ही नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो इसके अलावा जो सुविधाएं दी जाती हैं, मतलब इंश्योरेंस है या फिर ट्रैवल के जो अलाउंसेज हैं, वो उन्हें लगातार दिए जाते रहेंगे। वेतन के न मिलने का एक नकारात्मक असर पायलट और जो अन्य स्टाफ है उस पर पड़ना लाजमी है। ये शुरुआत माना जा रहा है कि शुरुआत पायलट से हो रही है, लेकिन संभावित तौर पर इस तरीके का बड़ा फैसला एयरलाइन बाकी स्टाफ पर भी ले सकता है। उसका आधार यही है कि एयरलाइन के पास इस वक्त पैसों की जबरदस्त दिक्कत है। दूसरी तरफ एयरलाइन लगातार जो गल्फ कैरियर के साथ में बातचीत कर रही थी पैसा जुटाने को लेकर के, इंडियन बिजनेसमैन के साथ में जो बातचीत कर रही है पैसा जुटे, यानी कि एयरलाइन लगातार फंड रेजिंग की एक्सरसाइज उसकी सफल नहीं हो पा रही है। और दूसरी तरफ जो ये कॉस्ट है जो एयरलाइन को देना ही देना है, उसका दबाव बढ़ता जा रहा है। उस दिशा में ये पहला है कि आपने देखा कि वेतन नहीं दिया जा रहा है 80 पायलट को, और एयरलाइन ने तर्क भले दिए हो, लेकिन ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि प्राइवेट एयरलाइन में वित्तीय संकट है और एयरलाइन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ पर अगर एयरलाइन के लिए कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है तो वो इकलौता यही है कि आने वाले समय में वो अपने लिए जो फंड रेजिंग एक्सरसाइज है उसको जल्द पूरा कर पाए। जी
एक आखिरी सवाल और पूछूंगा समीर आपसे, वो ये कि जो स्टेटमेंट आ रहा है कंपनी की तरफ से, उसमें वो कह रहे हैं कि चूंकि मैक्स एयरक्राफ्ट को अभी जो है मंजूरी नहीं दी गई है और उसके लिए पायलट की भर्ती की गई थी, जो अब इसलिए उन्होंने रोका और ये फैसला लिया है। अब मेरे मन में सवाल ये है कि कब तक आपको लग रहा है, चूंकि आपकी बात हुई मैनेजमेंट से, आप डीजीसीए से बात करते हैं, कब तक आपको लग रहा है कि ये मैक्स एयरक्राफ्ट जो है इनको मंजूरी मिलेगी? और भले ही एयरलाइन कितना भी कहे, लेकिन इस समय ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है? लोगों को परेशानी तो झेलनी पड़ेगी ही, क्योंकि एयरलाइन के डेली ऑपरेशन पर तो इंपैक्ट पड़ेगा ही। देखिए सौमित्र, मैक्स एयरक्राफ्ट की वापसी हो गई है, लेकिन अब जब आपने ये देखा कि पिछले अभी हाल के समय में डीजीसीए ने एक आदेश दिया था कि एयरलाइन अपनी 50% कैपेसिटी का ही यूटिलाइजेशन कर सकती है। हालांकि उसमें समय समय पे कुछ एयरक्राफ्ट उन्होंने स्पाइसजेट ने रिलीज करा लिए थे रिक्वायरमेंट को पूरा करके, लेकिन अभी भी स्पाइसजेट एयरलाइन अपनी 100% क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रही है। एक बात, दूसरी बात यह है कि जब आप 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, तो आपके पायलट जो आपके पास मौजूद हैं, उसका एक फिक्स्ड कॉस्ट है जो आपको पे करना होगा। तो यहाँ पर जो समझ में आ रहा है वो यही है कि एयरलाइन ये चाहती है कि जब उनके हवाई जहाज उड़ नहीं रहे हैं, तो पायलट की तनख्वाह देकर के वो एक अतिरिक्त बोझ ले रहे हैं। यही वजह है कि फिलहाल 80 पायलट की सैलरी उन्होंने रोकी हुई है, उनको लीव विदाउट पे भेजा गया है अगले 3 महीने के लिए। ये तर्क इसमें समझ में आ रहा है, लेकिन ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि स्पाइसजेट एयरलाइन फिलहाल जब भी वो 100% अपने फ्लीट साइज की तरफ लौटेगी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की तरफ लौटेगी, तब इन पायलट को वापस ले पाना उनके लिए कितना सरल साबित होगा, कितना आसान होगा। ऐसे में जब जेट एयरवेज वापसी करने की कोशिश कर रही है, आकाशा एयरलाइन जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है, तो आज भले ही आप लीव विदाउट पे की तरफ जा रहे हो, लेकिन कल अगर आपको जरूरत पड़ी तब आप कैसे इसको कोप कर पाएंगे? सवाल कही है, उनका जवाब कुल मिलाकर के यही बनता है कि स्पाइसजेट एयरलाइन में फाइनेंशियल क्राइसिस साफ नजर आ रहा है, जिसको दूर कर पाना इस वक्त नीड ऑफ पार है स्पाइसजेट एयरलाइन के लिए, मैनेजमेंट के लिए। आपने बहुत डिटेल में और बहुत सही बात समझाई यहाँ पर समीर दर्शकों को हमारे, कि इस समय सबसे बड़ी समस्या यह है कि स्पाइसजेट किसी न किसी मुश्किल से के दौर से गुजर रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कंपनी को हो रही हैं। ताज़ा जो डेवलपमेंट है वो ये कि 80 पायलट्स को लीव विदाउट पे 3 महीने की छुट्टी पर भेज दिया गया है। बहुत शुक्रिया समीर उस पूरे अपडेट के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। इंसानों के लिए जो तबाही एक वक्त में कोरोना ने मचाई थी, वही तबाही जानवरों में अब लंपी वायरस मचा रहा है। देश भर में लंपी वायरस की वजह से अब तक हजारों मवेशियों की मौत हो चुकी है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और देश के तकरीबन हर राज्य में लंपी वायरस मवेशियों के लिए काल साबित हो रहे हैं, जिसके बाद राजस्थान में अब इसे लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी ने सड़कों पर उतरकर राज्य की गहलोत सरकार के खिलाफ घेराबंदी का मूड बना लिया है। लेकिन सियासत भले ही कितनी हो, मसला यह है कि स्वदेशी वैक्सीन बनने के बाद भी आखिर क्यों मवेशी बेमौत मर रहे हैं? इसे प्रशासन की तरफ से जो है गलती करार दिया जाना सही है, या इसे बचाव के लिए कड़े और बड़े कदम जल्द उठाने की ज़रूरत है? वहीं दूसरी ओर गुजरात सरकार ने इस मुद्दे को लेकर मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है और राज्य में मवेशियों को वैक्सीनेट करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है, जिसका असर ये हुआ है कि राज्य में हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी अमित राजपूत। लंपी वायरस से गुजरात भी अछूता नहीं रहा। गुजरात की हम बात करें तो सिर्फ गुजरात के अंदर तकरीबन 1800 से ज्यादा पशुओं की मौत जो है इस लंपी वायरस की वजह से हुई। सबसे ज्यादा मौतें गुजरात के कच्छ में हुई। पिछले 2 महीनों की हम बात करें तो जिस तरह से लंपी वायरस ने गुजरात में कहर जमाया था, उसके बाद से गुजरात में हाहाकार था। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई, उसके बाद लगातार एक मॉनिटरिंग कमेटी को बनाया गया और जिसकी वजह से 54,000 से ज्यादा जो पशु हैं उन्हें वैक्सीनेट किया गया और साथ ही साथ जो पशु बीमार थे उन्हें भी ठीक किया गया। फिलहाल गुजरात की हम बात करें तो गुजरात के अंदर लंपी वायरस का कहर जो है वो समाप्त हो गया है, लेकिन इसका श्रेय जो जाता है वो गुजरात सरकार की सूझबूझ और गुजरात सरकार के जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, उन्होंने जो तत्काल ये निर्णय लिया, उसके बाद लंपी वायरस पर गुजरात ने कंट्रोल पा लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट मौजूदान गढ़वी के साथ अमित राजपूत, ET नाउ स्वदेश, अहमदाबाद।
चलिए बात करते हैं शेयर बाजार की। लगातार हमने देखा कि दूसरे कारोबारी दिन जोरदार तेजी के साथ आज शेयर बाजार बंद हुए। निफ्टी करीब 200 अंक चढ़कर 17,800 के ऊपर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स में भी हमने 550 अंकों से ज्यादा की तेजी देखी। बैंक निफ्टी 564 अंक चढ़कर बंद हुआ। आज बैंक, फार्मा, ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा जोश दिखाई दिया। दिन भर बाजार में और किस तरह का हाल चाल रहा, बता रहे हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। आज अगर आप निफ्टी के हिसाब से देख रहे हैं तो आज आपने 17,900 पे देखा और लास्ट में आते आते 17,800 पे देखा। आज मार्केट ने गैप के साथ ओपनिंग की थी और इस गैप की ओपनिंग के बाद हमने 17,700 और 800 और वापस 900 भी आए। यानी कुल मिला के आज मार्केट का दिन वॉलेटाइल था। सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन फर्स्ट हाफ पूरी तरह से ताबड़तोड़ तेजी का मार्केट का रहा। और अगर आप एडवांस डिक्लाइन देख रहे हैं, करीब 1300-1400 शेयरों के साथ ही आपने एडवांसेस किया था, उतने ही शेयर आपको एडवांसेस में आज भी दिख रहे होंगे क्लोजिंग में। तो कुल मिला के मार्केट के आज की क्लोजिंग दिन भर की अच्छी रही है, करीब 200 पॉइंट निफ्टी बढ़कर। और अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो करीब 550 पॉइंट की मजबूती यहाँ पर भी आपको बनती हुई दिखी है। अब मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको स्टॉक्स बताऊंगा कि मार्केट के अंदर आज फ्लेवर किस चीज़ का था। पहले आते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स पे। अगर आज आप निफ्टी के हिसाब से देखेंगे तो अपोलो टायर, सिप्ला, फार्मास्यूटिकल और हॉस्पिटल का आज का जो कॉम्बो था वो काफ़ी अट्रैक्टिव था। आज ज़्यादातर फार्मा कंपनीज और हॉस्पिटल बेस्ड कंपनीज काफ़ी अच्छे से चलती हुई दिख रही थी। सन फार्मा भी उसी कड़ी में आता है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आइशर मोटर ऑटो में से लीड कर रहा था। ऑटो इंडेक्स भी आज चला है, लेकिन उसमें से सिलेक्टिव ऑटो बाइंग हुई है, तो आइशर मोटर की आज बढ़त जो है 3-3.5% की थी। आते हैं निफ्टी के लूजर्स पे। आज एफएमसीजी स्पेस फिर से थोड़ा पीछे हटा हुआ था। नेस्ले इंडिया उसको लीड कर रहा था, ये सबसे ज़्यादा तेजी से टूटने वाला शेयर बना, निफ्टी का टॉप लूजर था। ग्रासिम और श्री सीमेंट के अंदर भी हल्की प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन एसीसी अंबुजा जो कि अडानी की ग्रुप में जा चुके हैं, वहाँ पे किसी तरह का कोई भी रिलीफ नहीं, वहाँ पे बैक टू बैक तेजी आपको दिख रही होगी। आते हैं साल का हाई आज किन शेयर्स ने लगाया। अगर आप देखेंगे तो सिप्ला ने आज साल का हाई लगा दिया। आइशर मोटर का आज का 52 वीक हाई लगा है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक आज काफ़ी अच्छा चला, इसने आज साल का हाई टेस्ट किया। साथ ही भारतीय एयरटेल भी 52 वीक हाई पे आज टेस्ट करने में कामयाब हुआ है। इस शेयर्स की परसेंटेज में भी गेन अच्छा है और कन्विक्शन में भी शेयर काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। अब आते हैं छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हुआ। इसके इंडाइसेस में आज अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक बढ़त थी। उसकी अगर आप शेयर्स चेक करेंगे तो आप रेणुका शुगर्स के अंदर लास्ट में ज़्यादातर शुगर कंपनीज तेज थी, रेणुका टॉप लीडर बना और इसने अच्छी खासी बढ़त दिखाई है। इसके अलावा जुबिलेंट फार्मा और एडवांस एंजाइम्स के अंदर भी आज मिड कैप कैटेगरी के अंदर काफ़ी ज़ोरदार एक बाइंग हमको आती हुई दिखी है और ये शेयर बाकायदा डेज हाई पे भी बंद होने में कामयाब हुए हैं। मेट्रो ब्रांड्स के अंदर ताबड़तोड़ 2 दिन से तेज़ी चल रही है और आज भी अच्छी खासी क्लोजिंग के साथ ये निफ्टी मिड कैप्स कैटेगरी का टॉप गेनर बन गया। आ जाते हैं लूजर्स पे। तो आज त्रिवेणी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। कल ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला शेयर था, आज मिड कैप कैटेगरी में सबसे तेजी से गिरने वाला शेयर बना क्योंकि इसके अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इसके अलावा कैनफिन होम्स पे आपको खबर आज पता ही है, उनके सीईओ ने इस्तीफा दिया तो गैप डाउन हुआ, लेकिन फिर भी ये 3-3.5% की ही गिरावट को सिर्फ दिखा पाया। ग्रेनुलस इंडिया के अंदर भी आज हमको गिरावट बनती हुई दिखी है। ये शेयर के अंदर भी टिपिकली आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही होगी। अब आते हैं लास्ट में चलते चलते साल का हाई मिड कैप श्रेणी में से किसने लगाया। वो था सीजी पावर, वो था सोलार इंडस्ट्रीज। इन दोनों ने आज का साल का हाई लगाया। साथ ही टीवीएस मोटर भी ऐसी कैटेगरी में आ गया जिसने आज इस साल का हाई भी टेस्ट किया है। तो कुल मिला के आज मार्केट के लिए दिन काफ़ी बेहतर था। गैप अप होने के बाद उसके बाद भी बाजार ने जो बढ़त दिखाई उसने अपने ग्लोबल मार्केट से डीकपल होने का फिर से एक और एग्जाम्पल दिया है। यूपीआई ने अगले 5 साल में रोजाना 1 बिलियन ट्रांजैक्शन का टारगेट रखा है। फिक्की लीड्स 2022 को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 7 देशों ने यूपीआई सिस्टम में दिलचस्पी दिखाई है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने मौजूदा हालात में फाइनेंसिंग मोर्चे पर अस्थिरता दिखने की बात कहते हुए डिजिटल डेटा, साइबर सिक्योरिटी पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत दोहराई है। 6,636 fintech startups make up for the total number of those in financial area, meaning the total startups of them you have about 6,636 aiming at financial sector, while 21 unicorns are specifically in the fintech area. So you find that the linkage between startups, the unicorns, private equity, and also those which are getting connected to fintech is very clearly established. Startups, the total startups of which those connected to fintech,
unicorns, number of unicorns which are very linked to fintech, and also the monies coming to support them from the private equity are all pushing them very quickly in their path of progress. I already spoke about how India has shown the way in our people adapting technology. Even on that, the data is so explicit. While the global average for fintech adoption is about 64%, India's number is 87%. So absolutely across the board, adopting technology is done by all our people. So the progress in terms of digital is only going to be even further accentuated. और ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर लग गई है। आरबीआई गवर्नर ने आज रुपे क्रेडिट कार्ड को लेकर यूपीआई की सुविधा लॉन्च कर दी है, जिसके बाद रुपे क्रेडिट कार्ड से यूपीआई के जरिए लेन देन हो सकेगा। इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा। आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए भी अब यूपीआई को यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने ऑफिशियली रुपे क्रेडिट कार्ड वाया यूपीआई का उद्घाटन किया। साथ ही साथ दो और अनाउंसमेंट्स हुए हैं यूपीआई लाइट के, और जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होते हैं उसके लिए भारत बिल पेमेंट सिस्टम ने एक नया सिस्टम बनाया है। सबसे पहले अगर हम रुपे क्रेडिट कार्ड की बात करें तो वहाँ पर यूनियन बैंक लाइव गया है, और हमने पहले ही यहाँ पर दर्शकों को जानकारी दी थी कि यूनियन बैंक पहला प्लेटफॉर्म हो सकता है जो इस पर लाइव जाएगा। साथ ही साथ पंजाब नेशनल बैंक भी लाइव गया है। अब कस्टमर्स किसी भी जो भीम ऐप हो या फिर मर्चेंट से हो वहाँ पर पेमेंट ज़रूर कर पाएंगे। साथ ही साथ यूपीआई लाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो जो मेन ट्रांजैक्शंस हैं जो यूपीआई पर दबाव पड़ रहा है, वहाँ पर छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए अब जो पेमेंट है वो यूपीआई लाइट से किया जा सकेगा। यहाँ पर जो मैक्सिमम ट्रांसफ़र किया जा सकता है किसी को मनी वो 200 रुपये है, और साथ ही साथ अगर वॉलेट की बात करें तो 2000 तक का अमाउंट वॉलेट में रखा जा सकेगा। तो जो छोटे पेमेंट्स हैं, मंशा यही है कि वो यूपीआई लाइट के यूजेज से आगे उसका इस्तेमाल हो और जो लोड है वो सिस्टम पे थोड़ा कम हो। साथ ही साथ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की अगर बात करें तो वहाँ पर भी एक सिस्टम रखा गया है जिससे जो अलग अलग देशों में रह रहे एनआरआईज अपने बिल पेमेंट को सीमलेसली कर पाएँ। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने इकोनॉमी की तेज ग्रोथ पर पूरा भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी इस पूरे दशक में 7% की दर से बढ़ सकती है। The economic momentum and animal spirits are unmistakable, and many external visitors and observers are also noticing that when they pass through these shores. And just recently, India has surpassed the United Kingdom to become the world's 5th largest economy in absolute terms. While that is a creditable achievement, that is not exactly a surprise. And I think this decade, while whether we call it a decade or something more than that, India looks at the moment well poised to repeat a sustained growth rate of around 7% for the remainder of the decade as we go into 2023 and beyond. स्टील पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाने के लिए स्टील मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। केंद्रीय उड्डयन और स्टील मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ड्यूटी कट को लेकर वित्त मंत्रालय से बातचीत जारी है। I have through my advisory committee in the steel ministry, and as you're aware, I've set up 2 advisory committees, one for the integrated steel producers and the second for the secondary steel industry. I'm actively engaging with both of them. We have formulated issues that need to be looked at, both at the ISP level and the SSI level. I'm in the process of writing to my colleagues on these issues. We will certainly deliberate it and take a judicious decision in the near future. और स्टील एक्सपोर्ट ड्यूटी कट से घरेलू कंपनियों को कितना फायदा पहुंचेगा, साथ ही मेड इन इंडिया स्टील ब्रांड तैयार करने में मदद मिलेगी, इस खबर पर और डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित।
स्टील सेक्टर से जुड़ी हुई अहम खबर, सरकार स्टील सेक्टर के एक्सपोर्ट पे जो मौजूदा एक्सपोर्ट ड्यूटी है इसमें कटौती को लेकर के लगातार प्रयास कर रही है। स्टील मंत्रालय अपनी तरफ से ये प्रयास कर रहा है। स्टील मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि इस दिशा में पहले ही 2 दौर की बातचीत वित्त मंत्रालय के साथ हो चुकी है। वित्त मंत्रालय के साथ में उनकी बातचीत एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती को लेकर के हुई है और संभवतः अगली बैठक या तीसरे दौर की बैठक बहुत जल्द होने जा रही है। एजेंडा उस बैठक का यही रहेगा कि एक्सपोर्ट ड्यूटी में कुछ राहत या कटौती की जाए जिससे कि घरेलू प्लेयर्स को फायदा पहुंचाया जाए। साथ ही साथ ये स्टील एक्सपोर्ट में भी जबरदस्त तरीके से फायदा पहुंचाएगा। तो स्टील के एक्सपोर्ट ड्यूटी को लेकर के सरकार या यूं कहें कि स्टील मंत्रालय लगातार कोशिश कर रहा है वित्त मंत्रालय को मनाने की और उसके जो तमाम सकारात्मक पहलू हो सकते हैं उसको लेकर के वित्त मंत्रालय से अपनी बात रख रहा है। तो तीसरी बैठक बहुत जल्द हो सकती है। इसके अलावा स्टील मंत्रालय की कोशिश ये भी है कि मेड इन इंडिया स्टील का भी एक ब्रांड एस्टैब्लिश हो, इसको बनाया जा सके, यानी कि भारत में बने स्टील की वो भारत जो बनेगा उसको दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाए। तो मेड इन इंडिया स्टील ब्रांड को लेकर के भी स्टील मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है। इस दिशा में एडवाइजरी ग्रुप जो बनाया गया है उसकी बैठकें हो चुकी हैं और मंत्री के मुताबिक बहुत जल्द इस दिशा में एक सब कमेटी का गठन किया जाएगा। ये सब कमेटी तमाम स्टेक होल्डर के साथ में, चाहे वो सेकेंडरी स्टील से जुड़े हुए प्लेयर्स हों या फिर अन्य जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ में बातचीत करके ये सब कमेटी एक रिपोर्ट सौंपेगी मंत्रालय को। उसके बाद वो डिटेल रिपोर्ट को आगे लेकर के जाया जाएगा ताकि बहुत जल्द देश में एक मेड इन इंडिया स्टील ब्रांड कायम किया जा सके। देश में त्योहारी सीजन की शुरुआत होने वाली है और इसको लेकर हमने अलग अलग कॉर्पोरेट से बात की। हमें यह पता चला कि इस साल मजबूत डिमांड देखने को मिल रही है। यहां तक कि इस साल दिवाली पर पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा बिक्री की उम्मीद जताई जा रही है। कॉर्पोरेट इंडिया का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। डिमांड की बात करते हैं तो हमारे जो कपड़े की बुकिंग होती है, जो हमारा डीलर नेटवर्क है, फ्रेंचाइजी नेटवर्क है, होलसेलर्स हैं, पूरे देश में हमसे कपड़ा ख़रीदते हैं और वो दिवाली, दशहरे और वेडिंग सीज़न के लिए प्रिपेयर करते हैं। हम अगस्त सितंबर में बुकिंग करते हैं अपने कपड़ों की और उसके बाद प्रोड्यूस करके उनको बेचते हैं। तो जो हमने बुकिंग इस समय देखी है अपने कपड़ों की वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पिछले कुछ सालों में वैसी बुकिंग हमको देखने को नहीं मिली है। तो इससे क्लियरली पता चलता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि वो फीट ऑन द ग्राउंड हैं, उनको पता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, कैसी डिमांड दिखने वाली है। तो उस तरीके से हम बहुत अच्छी डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कपड़ों में। सितंबर से डिमांड इम्प्रूव है और अभी अपने मिडिल ऑफ सितंबर में है। डिमांड इन सितंबर इज पॉजिटिव और अब अगर आप देखेंगे ऑलवेज सेकंड हाफ इन द इंडस्ट्री बेटर होता है। तो हम ये फील करते हैं कि वी शुड बी वेरी पॉजिटिव एज फार एज डिमांड इज कंसर्न इन द सेकंड हाफ। चीजें इंप्रूव होना, डिमांड इंप्रूव होना चालू हो गई है और मैं फील करता हूं कि दिक्कत नहीं आएगी आगे में। जैसे कि आपको मालूम है कजरिया ने कहा कि हम 15% प्लस वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में और 20% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे। हम इसी पे बरकरार हैं कि हम 15% वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे, 20% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे इस साल में। इन स्पाइट ऑफ जो भी हमारी को तकलीफ है गैस वगैरह के कारण, तो भी हमने ये बार बार बोल रहे हैं और ये हम करेंगे। ये सीजन बहुत ही बढ़िया सीजन लगता है मुझे होगा। मैंने आपको पहले भी बताया हमारी ऑक्यूपेंसीज ऑलरेडी 85% के करीब करीब दिख रही हैं अक्टूबर नवंबर में और दिसंबर में। और जहां तक मेंबरशिप का सवाल है, हमारे आपके दर्शकों के लिए हमारे पास बहुत ही बढ़िया स्कीम्स इस समय सितंबर में चल रही हैं क्योंकि ये क्वार्टर एंड का मंथ है। तो हमारे यहाँ पे बहुत तेजी आती है इस समय, तो बहुत ही अच्छी स्कीम्स चल रही हैं। मैं आपके दर्शकों को बोलूंगा कि यही टाइम है खरीद लेने का और उसके बाद अपना हॉलिडे प्लान करके अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हॉलिडे करके अपने क्लब महिंद्रा के रिजॉर्ट्स को एक्सपीरियंस करने का। एक अच्छी चीज होने वाली है कि सारी कैटेगरी अच्छी करेगी और जो मुझे लगता है सबसे बढ़िया जो कैटेगरी ग्रोथ करेगी वो है डिजिटल वॉचेस, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा मार्केट सेगमेंट है। आप जैसे मोबाइल अब इतना बड़ा सेगमेंट हो गया है, उसी हिसाब से डिजिटल वॉचेस अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। और बाकी देखने जाएं तो टेलीविजन हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, एयर कंडीशनर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड्स वेदर कैसा रहेगा। बट अदरवाइज मेरे ख्याल से इस बार अच्छा किचन की तरफ बहुत ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट आ गया है। आफ्टर द कोविड जब 2 महीने घर पे रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस वक्त बाहर से भी कुछ मंगा नहीं पा रहे थे कि किचन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो किचन अप्लायंसेस हैं, हॉब, चिमनीज, उस पर भी बहुत ज्यादा फोकस आएगा और आई थिंक दिवाली इज द राइट टाइम फॉर पीपल टू अपग्रेड द किचन्स एज वेल एज द होम्स। तो आई थिंक इस बार सबसे ज्यादा हर चीज बिकने वाली है।
ये हमें पूरा उम्मीद है। जूतों की कंजम्पशन को लेकर अगर हम बात करें, सिर्फ ट्रैवल नहीं, इंडिया के अंदर वेडिंग सीजन और फेस्टिव सीजन के अंदर लोगों को तैयार होने का बहुत शौक रहता है और एक दूसरे के घर जाने का काफी शौक रहता है, तो कंजम्पशन के अंदर काफी स्पर आता है। और इंडियन इकोनॉमी को अगर हम देखें, जो कंजम्पशन है, क्योंकि काफी ग्राहक 2-3 साल से घर में बैठे हुए हैं और एक रिवेंज शॉपिंग की तरह चल रहा है, काफी लोगों ने अपने जूतों में बदलाव नहीं किया है, तो इस सीजन हमने काफी स्पर्ट ऑफ डिमांड देखा है और हमें उम्मीद है कि ये सीजन के अंदर काफी अच्छी कंजम्पशन रहेगी और काफी अच्छा बिक्री रहनी चाहिए। हालात सामान्य हो रहे हैं और इस वर्ष में पहली तिमाही भी अच्छी थी, अभी दूसरी तिमाही में भी बिक्री अच्छी हो रही है और हमें आशा है कि अभी आगे जाके और भी वृद्धि, हमारी बिक्री में और भी वृद्धि का दर ऊंचा ही रहेगा। आज से अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की 2 दिनों की बैठक शुरू हो रही है। कल ब्याज दरों पर फैसला आ सकता है। इस बैठक से क्या उम्मीदें हैं और भारत के साथ ग्लोबल इकोनॉमी पर इस फैसले का क्या असर होगा, पूरी डिटेल के साथ मौजूद है मेरे सहयोगी विश्व मोहन। देखिए, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ भारत की भी काफ़ी नज़र है फेड की बैठक पर और आज से शुरू हो रही 2 दिनों की ये बैठक और बाजार यही अनुमान लगा के चल रहा है कि 3 चौथाई फीसदी यानी 0.75% ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है और ये लगातार तीसरी बार होगा जब 0.75% की बढ़ोतरी फेड की तरफ से किया जाएगा। इससे पहले जून और जुलाई की बैठक में भी 0.75% की बढ़ोतरी हो चुकी है और पूरे साल की बात करें तो 2.25% तक की बढ़ोतरी इस बार हो चुकी है और ये जो ब्याज दरों का जो दायरा है वो 2.25 से 2.5% हो चुका है। हालांकि बाजार के कुछ तबके, कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनको लगता है कि कहीं इस बार जिस तरह से अगस्त महीने के महंगाई के आंकड़े आए थे और 8.3% रहे थे जो अनुमान से ज़्यादा थे, ऐसे में लग रहा कि हो सकता है कि 1% भी ब्याज दरें बढ़ाई जाए, तो ये एक चिंता की बात होगी और बाजार पर उसका ज़्यादा असर होगा। और सबसे ज़्यादा यूएस फेड का फोकस फिलहाल महंगाई कम करने पर ही है और महंगाई उनका लक्ष्य है कि कैसे उनके जो एक लिमिट है उस सेट लिमिट के भीतर आए और वो जो 2% का टारगेट लेकर चलते हैं और यही वजह है कि वो महंगाई कम करने पे फोकस करेंगे और ब्याज दरें बढ़ाएंगे। और इकोनॉमिक आंकड़े की बात करें, चाहे वो बेरोजगारी दावे में लगातार कमी आई है, उसके बाद बाकी इकोनॉमिक फ्रंट पर उस तरह की दिक्कतें अभी नहीं नज़र आ रही है, तो ये तमाम फैक्टर ऐसे जो सपोर्ट कर रहे हैं कि ब्याज दरें फेड बढ़ा सकता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात इस फेड की बैठक से ये होगा कि वो आगे को लेकर किस तरह का गाइडेंस और कमेंट्री देते हैं, चाहे वो ग्रोथ को लेकर हो या फिर ब्याज दरें कब तक बढ़ाई जाएंगी और कब से रोल बैक का स्टार्ट होगा। तो ये इस कमेंट्री पर सबसे ज़्यादा बाजार ध्यान रखेगा, उसके बाद उस हिसाब से बाजार वहाँ से डिसाइसिव मूव लेगा। तो एक अहम बैठक है फेड की जो कल इस पर डिसीजन आ जाएगा। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ाने को लेकर शुरू हुए विरोध ने गंभीर रूप ले लिया है। करीब 4 गुना फीस बढ़ाए जाने के खिलाफ विरोध में स्टूडेंट्स सड़कों पर अनशन कर रहे हैं। कुछ छात्रों ने आत्मदाह की कोशिश भी की, इससे मामला और बिगड़ गया। हालांकि पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, लेकिन प्रदर्शन उग्र होता देख पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया है। गालीवादी रूप से चल रहे अमर अनसर को बलपूर्वक उठाया गया था। आज उसी के विरोध में वीसी कार्यालय के 3रे मंजिल पर मैं चढ़ा था और मेरे 3 मांगे थी। पहली बात थी फीस वृद्धि वापस लो, दूसरी मांग थी कि हम लोग पे लगे फर्जी मुकदमे वापस लो, तीसरी मांग है कि छात्र तक बहाल करो। हम आदा है इसके जो करना चाह रही है कि फीस वृद्धि बढ़ गई तो बढ़ गई, वो घटेगी नहीं। हम भी इसके लिए आपका मुखर होकर विरोध करेंगे, प्रखर होकर विरोध करेंगे और जब तक फीस वृद्धि आप वापस नहीं लेती इसी तरह हम आंदोलन करते रहेंगे। कल इसी छात्र संघ भवन की प्राचीर पर हमारे एक साथी ने आत्मदाह करने का प्रयास किया, उसके चलते इस जिला प्रशासन ने वीसी ने अपने रसूख का दुरुपयोग करते हुए, वर्दी का दुरुपयोग करते हुए हम लोगों पर बट और बूटों से प्रहार कराया। न्याय मांगने आया है आज छात्र यहाँ जो गरीब किसान का बेटा है वो न्याय मांगने आया कि फीस वृद्धि कैसे हो रही है। आज फीस वृद्धि के खिलाफ हमारी लड़ाई है। अगर फीस वृद्धि वापस नहीं होती तो मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नौजवान पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में इस आंदोलन को करने जा रहा है। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर विरोध का सामना करना पड़ा है। बड़ोदरा एयरपोर्ट पहुंचने पर उनके सामने कुछ लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके जवाब में आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल केजरीवाल के नारे भी लगाए।
इस दौरान अरविंद केजरीवाल मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए। बता दें कि बीजेपी शासित गुजरात में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोगों तक पहुंच बनाने के लिए केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। हेलो, हाँ मिल रहा है, आ गए हैं। और अब बात कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए चल रही खींचतान की। शशि थरूर ने अध्यक्ष चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। सवाल यह है कि थरूर को चुनौती कौन देगा? क्या अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे या फिर राहुल गांधी कांग्रेस की राज्य इकाइयों के प्रस्ताव को मानकर अध्यक्ष पद संभालेंगे? सवाल कहीं है। वहीं इस बीच खबरों के मुताबिक सोनिया गांधी पूरी चुनावी प्रक्रिया से दूर रहेंगी ताकि निष्पक्षता पर कोई असर न पड़े। अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस के अंदर क्या कुछ चल रहा है, बता रही है हमारी सहयोगी रंजीता झा। कांग्रेस पार्टी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा और इसको लेकर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 24 सितंबर को नामांकन शुरू हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि 22 साल बाद कांग्रेस में एक बार फिर अध्यक्ष को लेकर चुनाव होने वाला है। आखिर ये हम क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या रणनीति चल रही है कांग्रेस पार्टी में? ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार अध्यक्ष का चुनाव वोटिंग के जरिए करेगी। 9000 से ज्यादा राज्य भर में डेलीगेट चुन लिए गए हैं। जो कांग्रेस के चुनाव कमेटी है उसके प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने अभी कुछ दिन पहले ये कहा था कि 21 तारीख से वो अपने दिल्ली स्थित कार्यालय में बैठेंगे और तमाम डेलीगेट का लिस्ट उनके कार्यालय में मौजूद रहेगा। जो भी व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करना चाहता है वो कार्यालय में आए, 10 डेलीगेट के प्रस्तावक की जो लेटर है वो उनके सामने रखे और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया में वो शामिल हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक जो उठापटक कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही है, सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी निकल कर आ रही है, कल शशि थरूर जो G23 के सक्रिय नेता थे, जिन्होंने कुछ साल पहले सोनिया गांधी को एक समूह ने पत्र लिखा था और ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी को एक स्थिर नेतृत्व की जरूरत है और उसके लिए कांग्रेस को एक पूर्वकालिक अध्यक्ष चाहिए। शशि थरूर वही नेता हैं और उनका नाम जो है वो कहीं ना कहीं जोरदार तरीके से चल रहा है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में शामिल हो सकते हैं। कल सोनिया गांधी से मुलाकात की और सूत्रों का कहना है कि उन्होंने सोनिया गांधी को भी इस बाबत जानकारी दी और कांग्रेस में खासकर जो गांधी परिवार है उनका मानना है कि कांग्रेस का संविधान कहता है कि चुनाव में कोई भी उम्मीदवार खड़ा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ताल ठोक सकते हैं उम्मीदवार के तौर पर। कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत 26 सितंबर को नामांकन भरेंगे क्योंकि उस दिन से लेकर 28 सितंबर तक वो दिल्ली में प्रवास करेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या गांधी परिवार की तरफ से कोई अध्यक्ष पद का उम्मीदवार होगा या नहीं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच एक और रणनीति चल रही है, वो ये कि राहुल गांधी को अध्यक्ष के लिए राज्य इकाइयां जो है वो प्रस्ताव पारित कर रही है और उसमें राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर मुहर लग रही है। लेकिन इन चीजों से पर्दा तब उठेगा जब नामांकन की तारीख आएगी और देखना होगा कि क्या एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं तब चुनाव की स्थिति बनेगी। और जब चुनाव होगा तो क्या जो व्यक्ति अध्यक्ष बनकर सामने आएगा वो गांधी परिवार का लॉयल है, गांधी परिवार का करीबी है, या फिर G23 की तरफ से जो उम्मीदवार शशि थरूर माने जा रहे हैं वो जीत कर आएंगे। कहीं ना कहीं ये पूरा जो घटनाक्रम है वो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए नई चीज़ लिखेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर लंबे समय से ये आरोप लगता रहा है कि जो भी पार्टी से छोड़कर जाते हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं उतनी गंभीर स्थिति में काम नहीं कर रहा है जिस जैसी कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए थी। तो 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी कितना तैयार हो पाती है अध्यक्ष को चुनने से लेकर और 2024 की तैयारी को लेकर।
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बॉम्बे हाई कोर्ट से करारा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके जुहू स्थित बंगले पर बने अवैध निर्माण को 2 हफ्ते के भीतर गिराने का आदेश दिया है। बीएमसी को आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि बंगले के कुछ हिस्से के निर्माण में कोस्टल रेगुलेशन जोन और फ्लोर स्पेस इंडेक्स का उल्लंघन किया गया है। कोर्ट ने अवैध निर्माण को मंजूरी देने वाले राणे परिवार की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने नारायण राणे की पिटीशन को खारिज कर दी, रिजेक्ट कर दिया। 10 लाख रुपीस कॉस्ट भी इम्पोज किए और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि नारायण राणे का रेगुलराइजेशन हैज़ नो मेरिट। इसमें इनको किसी भी तरह से रिटेंशन परमिट नहीं किया जा सकता। स्ट्रक्चर में बहुत घने वायलेशंस हैं। 3 गुना ज़्यादा FSI यूज़ किया है। जहाँ पे 11 मीटर की हाइट परमिटेड थी वहाँ पे 30 मीटर के ऊपर बना दिया। तो अदालत ने अपने ऑर्डर में कहा है कि वायलेशंस हैव बिकम वेरी रैम्पेंट इन सोसाइटी एंड स्टर्न एक्शन नीड्स टू बी टेकन। तो अदालत ने ये कहते हुए और जजमेंट पास के नारायण राणे की पिटीशन डिसमिस हो गई, कॉस्ट इम्पोज हुए। और जब नारायण राणे के वकील ने टाइम मांगा कि आप थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए ताकि मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकूं, तो अदालत ने उस रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट नहीं किया। इन दिनों ईरान की आवाम सड़कों पर है और मांग है हिजाब से आज़ादी। 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद भड़की हिजाब के खिलाफ आग अब धधकने लगी है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और महिलाएं अपने बालों की कुर्बानी देकर आज़ादी की मांग उठा रही हैं। कई जगह हिजाब हवा में उड़ाए जा रहे हैं और कई जगह हिजाब को आग के हवाले किया जा रहा है। आखिर क्यों उबल रहा है ईरान, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ईरान में हिजाब के खिलाफ ऐलान जंग। महसा अमीनी के लिए सड़क पर संग्राम। 20 सड़क उड़े हिजाब, खुलेआम बालों की कुर्बानी। अब ईरानी शेरनियां लड़कर ले रही आजादी। आजादी, 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 ईरान में ये जंग हिजाब के खिलाफ है। यह हंगामा नहीं, आजादी के लिए इनकलाब है। क्योंकि ईरान की महिलाएं अब हिजाब से नहीं, अपने अधिकारों से हिफाजत चाहती हैं, फिर भले ही उन्हें अपनी आजादी की कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ईरान की इन महिलाओं को देखिए, हवा में हिजाब उड़ा रही हैं, दुनिया के सामने आकर अपने बालों का बलिदान दे रही हैं, क्योंकि ये हिजाब के साथ नहीं, हक के साथ जिंदगी बिताना चाहती हैं। ये महिलाएं हिजाब जलाकर नो टू हिजाब का नारा बुलंद कर सिस्टम और समाज को चुनौती दे रही हैं। ईरान में घर घर, गली मोहल्ले, सड़कों पर बस एक ही तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें पता है हिजाब उनकी आजादी पर एक तेजाब की तरह है। ईरान की इन महिलाओं ने तमाम जुल्म सहे। इन पर इस्लामिक क्रांति के बाद जबरन ड्रेस कोड थोपे गए, इन्हें खेल से दूर कर दिया गया, इनकी जुबान को कट्टरवाद की सुई से सिल दिया गया। फिर भी इन्होंने जुबान नहीं खोली। लेकिन महसा अमीनी की मौत से इनके सब्र ने अब जवाब दे दिया है। ईरान के सुलगने के पीछे वजह है 22 साल की महसा अमीनी की मौत। हिजाब के खिलाफत करने वाली महसा अमीनी को तेहरान की पुलिस उठा ले गई थी, जिसके बाद पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महसा अमीनी अपने परिवार के साथ तेहरान घूमने गई थी। हिजाब नहीं पहनने पर पुलिस ने 13 सितंबर को महसा को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि पुलिस ने महसा को वैन में डाला और बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद खबर आई कि 16 सितंबर को महसा ने दम तोड़ दिया। हालांकि ईरान की पुलिस इन आरोपों का खंडन कर रही है, लेकिन उन लोगों को कैसे जवाब देगी जिसने एक अरसे से आजादी का सूर्योदय नहीं देखा और उसके बाद के हालात अब आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अब इन दो तस्वीरों को देखिए, एक तरफ मुस्लिम बाहुल्य ईरान है और दूसरी तरफ आज का हिंदुस्तान। ईरान में हिजाब से आजादी के लिए जंग छिड़ी है। महिलाएं सड़कों पर बाल काट रही हैं, जान देने तक को तैयार हैं। उनके परिवार वाले उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सड़कों पर पुलिस और सरकार से भिड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर हिंदुस्तान है, जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कट्टरवाद की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। कर्नाटक से कट्टरवाद की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसका विवाद देश की सर्वोच्च अदालतों तक पहुंच गया। कर्नाटक में स्कूल में हिजाब पहनने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया था कि देश के भविष्य पर खतरा मंडराने लगा।
बच्चों की पढ़ाई बाधित होने लगी और स्कूल धर्म युद्ध का अखाड़ा बन गया। ईरान का प्रमुख धर्म इस्लाम है। सबसे बड़ी आबादी शिया मुस्लिमों की है। बावजूद इसके ईरान की मुस्लिम महिलाएं हिजाब के खिलाफ अदावत कर रही हैं। लेकिन हिंदुस्तान में हिजाब पहनने के लिए स्कूलों से कई बार हंगामे की तस्वीरें सामने आती हैं। जबकि हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि जब इस्लामिक देश हिजाब से हाय तौबा कर रहे हैं तो फिर हिंदुस्तान में हिजाब के लिए धर्म युद्ध क्यों? कर्नाटक सरकार ने हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज लॉन्च किया है। इस चैलेंज का मकसद मैन्युफैक्चरिंग और सस्टेनेबिलिटी से जुड़े ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप्स को मान्यता दिलाना, रिवॉर्ड और सपोर्ट करना है। ये ग्लोबल चैलेंज दुनिया भर की कंपनियों ने अपने सॉल्यूशंस पूरी दुनिया के सामने रखने और मजबूत नेटवर्क बनाने में एंटरप्रेन्योर्स की सहायता के लिए बनाया है। ग्लोबल चैलेंज के विजेताओं को $1 लाख का नकद इनाम रखा गया है। विजेताओं को उद्योग जगत के दिग्गजों से चर्चा करने का मौका भी मिलेगा और वो ग्लोबल मीट के दौरान अपने सॉल्यूशंस सामने रख सकेंगे और अनुभवी मेंटर से मेंटरिंग सेशन भी ले सकेंगे। साथ ही टिप्स भी हासिल कर सकेंगे। इस ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए आप 25 सितंबर तक एप्लीकेशन भेज सकते हैं। तो अगर आप ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज में का हिस्सा लेना चाहते हैं तो देर न करें, तुरंत अप्लाई करें। और चलिए चलते चलते अब बात करते हैं कश्मीर की, जहां 32 साल के बाद एक नई पिक्चर ही सामने आई है। पेश है इसी पर हमारा स्वदेश विशेष। आज का दिन कश्मीर की फिजाओं में अलग रंग भर गया है, क्योंकि आज से कश्मीर घाटी में बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है और 32 साल बाद श्रीनगर को थिएटर की सौगात मिली है। आपको बता दें कि कश्मीर में 1990 में आतंकी संगठनों की धमकियों और हमलों के कारण घाटी में एक एक कर 19 सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए थे। इनमें अकेले 9 सिनेमा हॉल श्रीनगर में थे। 1999 में फारूक अब्दुल्ला सरकार ने रीगल, नीलम और ब्रॉडवे सिनेमा हॉल को खोलने की कोशिश की, लेकिन सितंबर महीने में रीगल पर ग्रेनेड हमला हुआ। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 12 लोग घायल हो गए थे। हमले के बाद ये रीगल पर ताला लग गया। रीगल और ब्रॉडवे को सुरक्षा घेरे में चलाने की कोशिश की गई, लेकिन दर्शकों की संख्या में कमी आने के कारण इन्हें बंद करना पड़ा। अनंतनाग में सेना के प्रयासों से हेवन सिनेमा घर को खोला गया, लेकिन बाद में वो भी बंद हो गया। इससे पहले शोपिया और पुलवामा में सिन्हा ने थिएटर की सौगात दी थी। इस दौरान स्थानीय लोगों को बच्चों के साथ उपराज्यपाल ने फिल्मों का भी आनंद लिया। और आपको दिखाते हैं श्रीनगर से पहले शोपिया और पुलवामा में हमने जैसा बताया आपको, वहां पर सिनेमा हॉल खुला है। स्थानीय बच्चों के साथ उपराज्यपाल ने भी फिल्म देखी। साथ ही साथ हमने देखा कि जो है मल्टीप्लेक्स अब तैयार हैं और बहुत जल्द आम लोग जो है जाकर यहाँ पर एक बार फिर फिल्में देख सकेंगे। तो करीब 3 दशक बाद श्रीनगर में बड़े पर्दे पर फिल्में अब आप देख पाएंगे। श्रीनगर के ब्रॉडवे सिनेमा को अब मल्टीप्लेक्स में तब्दील कर दिया गया है, जिससे घाटी के लोग एक बार फिर हिंदी फिल्मों का लुत्फ उठा सकेंगे। श्रीनगर के सोनमर्ग में मंगलवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया। कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स में 520 सीटों की कुल क्षमता वाले 3 सिनेमाघर होंगे। स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिसर में एक फूड कोर्ट भी होगा। मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने क्या कहा, आइए वो भी सुनते हैं। आइनॉक्स थिएटर का लोकार्पण करते हुए मैं शम्मी कपूर साहब को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी 2 दिन पूर्व पुलवामा और शोपियां में मिशन यूथ के अंतर्गत 2 मल्टीपर्पज सिनेमा हॉल का काम पूरा हुआ। मैं 2 दिन पहले वहां गया था और ये एक लक्ष्य रखा गया है कि हर जम्मू कश्मीर के हर जिले में मिशन यूथ के अंतर्गत ये 100 सीटर सिनेमा हॉल बनाए जाए। मैं विजयधर साहब को और आइनॉक्स ग्रुप को इसके लिए मुबारकबाद देता हूं
और मुझे लगता है कि यहाँ के नागरिकों को भी मैं बधाई देता हूँ कि आज से वो उन चीजों को देख सकेंगे जिसकी तमन्ना बहुत दिन से पाले हुए थी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस कश्मीर को लेकर भारत में हजारों फिल्में बनी हैं, कश्मीर में सिनेमा हॉल बंद हो जाने के वजह से कुछ समय पहले तक कई युवा ऐसे भी थे जिनको पता नहीं था कि सिनेमा हॉल कैसा होता है और ये मल्टीप्लेक्स क्या है। जिन युवाओं को फिल्म देखने का जुनून चढ़ता था वो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर जम्मू में जाकर फिल्म देखते थे। बहरहाल अब नज़ारा बदल गया है। जम्मू कश्मीर को 3 दशक बाद फिर से सिनेमा हॉल मिल गया है। इस मौके पर आईनॉक्स के CEO आलोक टंडन से मेरे सहयोगी सुहैल ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए वो भी सुनाते हैं आपको। श्रीनगर का कश्मीर घाटी का पहला मल्टीप्लेक्स आज इनाग्रेट हुआ। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ रहेगा आपका मैसेज कश्मीर के युवाओं को? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू कम हियर टू कश्मीर। और ये जो हमने 3 स्क्रीन प्लेक्स बनाया है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिनेमाज विच वी हैव। इसमें सेम टेक्नोलॉजी है, सेम साउंड है, सेम कंफर्ट है, सेम लग्जरी है जैसे हमारे बाकी सिनेमाज अक्रॉस द कंट्री हैं। मेरा मैसेज ये है कि आप आइए, enjoy करिए, come here with family and friends and spend a great 2.5 and 3 hours with us. Because youth is the same all over the country, whether it's in Kashmir or any other state. The aspirations are the same. सब चाहते हैं कि बाहर आएं, एक अच्छे सिनेमा हॉल में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठें और वही हम उनको देंगे। So this is where we are, excited about it and just taking the first step towards bringing more entertainment into Kashmir. जैसे प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इनिशियल डेज से लेकर आज तक किस तरह का रिस्पांस लोगों से मिल रहा है और प्रशासन से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में? देखिए, प्रशासन से तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। बहुत जल्दी सिनेमा हॉल बन गए। बहुत हेल्प हमें मिली है एक ऑफिसर से प्रशासन में। इवन जो सिनेमा हॉल खुलने के पहले जो हमने प्रेस इंटरव्यूज़ दिए हैं, बहुत सपोर्ट हमें मिला है प्रेस का एंड इवन फ्रॉम द लोकल पॉपुलेशन। सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम खोलें और यही आज हमारा आई वुड से वो दिन आ गया जब हमने सिनेमा हॉल खोला है। सो वेदर इट्स अ थैंक यू नोट ऑल्सो to the press, it's a thank you note to the people of Kashmir, a thank you to the administrative officers who've helped us make this cinema hall, and now we are all set to entertain the people of Jammu and Kashmir. 30 से 32 साल तक जो है कश्मीर घाटी में सिनेमा बंद रहे, आज पहली बार एक सिनेमा खुल गया। तो इतने समय में अब लोगों को दोबारा से सिनेमा के साथ रिकनेक्ट करना, किस तरह का मार्केटिंग, और ये भी साथ में बताया आज तो लाल सिंह चड्ढा से शुरुआत हो गई और आवाम के लिए कब खोला जाएगा, कमर्शियल ऑपरेशंस कब से शुरू होंगे? देखिए, आवाम के लिए 30 तारीख को खुलेगा। आज हम लाल सिंह चड्ढा दिखा रहे हैं अपने प्रेस फ्रेटर्निटी के लिए, पर मैं ये कह रहा हूँ कि इससे सबको फ़ायदा होगा, इससे सबको एक डिफरेंट वे ऑफ एंटरटेनमेंट मिलेगा और मुझे लगता नहीं कि कोई इसमें कोई अड़चन आने की बात है। पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एवरीबडी इज़ एक्साइटेड कि हमने सिनेमा हॉल खोला है और वो यहाँ आके अपना टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। बिल्कुल, तो लोगों के लिए फिर सिनेमाघर खुल गए हैं और किस तरह कश्मीर की ये नई पिक्चर पूरे कश्मीर की तस्वीर बदलेगी, लोगों पर क्या असर होगा, इंडस्ट्री कितनी एक्साइटेड है और आने वाले समय में क्या हम उम्मीद करें कि अब नई फिल्में वहां शूट होंगी, एक बार फिर स्थितियां नॉर्मल होंगी। मेरे साथ कुछ खास मेहमान आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ JNU की सिनेमा स्टडीज़ की प्रोफेसर ईरा भास्कर जी हैं, साथ ही साथ मेरे पास RSAC की MD किरण जुनेजा सिप्पी जी हैं और साथ ही साथ इम्पा के सेक्रेटरी अनिल नागरथ जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। किरण जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। पहले लंबे समय से इंतज़ार यहाँ पर था, लोगों को 30-32 साल लग गए, आखिरकार कश्मीर में अब एक मल्टीप्लेक्स खुल रहा है। एक पूरी जनरेशन ऐसी निकली है जिन्होंने शायद मल्टीप्लेक्स देखा ही नहीं होगा। मैं आप चूँकि जुड़ी हैं इंडस्ट्री से, कई सालों का अनुभव है, पहला एक्सपीरियंस आपका, पहला जो व्यू है इस डेवलपमेंट पर, वो क्या होगा? देखिए, ये तो सबको ही मालूम है कि 1990 में बंद हो गए थे थिएटर्स और 1999 में जब अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने इन्हें वापस लाने की कोशिश की तो एक वहाँ पर ग्रेनेड बॉम्बिंग हो गई थी और उसकी वजह से थिएटर्स बंद हो गए थे और उसके बाद आज तक कभी थिएटर्स स्टार्ट ही नहीं हुए। पता नहीं इतने साल क्यों लग गए।
एंटरटेनमेंट मीडिया को वापस वहां जाने में, बिकॉज हर इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में रिलैक्सेशन, एक और एक फैमिली के साथ एक टाइम स्पेंड करना, एंड गोइंग टू द थिएटर इज एक बहुत ही अच्छा तरीका है एक फैमिली के साथ जाने का और एक शेयरिंग करने का और मिलके पिक्चर देखने का, बाहर आने का, खाना खाने का। जैसे अभी पता चला है कि अब जो थिएटर्स खुल रहे हैं उसमें दे आर ऑल्सो प्रमोटिंग लोकल क्विजीन। तो आप सोचिए कि वहाँ के लोग जब जाएंगे, अब बच्चे जाएंगे, पेरेंट्स साथ में जाएंगे, मिलके थिएटर में एक एक्सपीरियंस करेंगे। जो थिएटर का एक्सपीरियंस वो आप घर में टेलीविजन पे कभी नहीं फील कर सकते, बिकॉज द ग्रैंडर ऑफ इट ऑल, और एक आइसोलेशन। घर में जब इंसान टीवी देखता है या कोई प्रोग्राम देखता है तो बीच में कभी स्टाफ आ जाएगा कुछ पूछने के लिए, कभी फोन बज जाएगा, कभी कुछ और हो जाएगा, तो आप एक डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट में थिएटर देखते हैं, फिल्में देखते हैं, या जो भी आप देखते हैं टीवी पे। लेकिन जब एक थिएटर में जाते हैं तो एक स्पेशल फीलिंग के साथ जाते हैं कि आप आज ये समय निकाल के अपनी जिंदगी में से आप ये समय एंटरटेनमेंट के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। तो वो फीलिंग, और बाहर जाना, जो ब्रेक में बाहर जाके खाना खाना फैमिली के साथ, कोई कोक ले रहा है तो कोई पॉपकॉर्न ले रहा है, तो अब जैसे कश्मीरी क्विजीन जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है, मतलब मैं खाना सोच रही इस वक्त और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सो यू कैन इमेजिन इन लोगों के लिए कितना ग्रेट एक्सपीरियंस होगा, एंड इट इज वेरी 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 सैड कि इतने साल इन लोगों ने इस एक्सपीरियंस को मिस किया। बिल्कुल सही कहा आपने। छोटी छोटी बातें हैं थिएटर्स की जो इंटरेस्टिंग होती हैं। आपने अभी जिक्र किया जैसे ब्रेक में उठकर भागकर तुरंत बाहर जाना और पॉपकॉर्न का एक बॉक्स खरीद के लाना या एक कोला खरीद के लाना, ये और जल्दी समय से वापस आना क्योंकि ब्रेक खत्म होने वाला है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद घर में जब आप मूवी देखते हैं तो शायद नहीं हो पाती हैं। ईरा जी, आपको भी चर्चा में शामिल करूँगा। काफ़ी चर्चा में रहा कश्मीर का मुद्दा अलग अलग वजहों के कारण। अब जब स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं वहाँ, फिल्में जो हैं वो एक समाज का आईना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हम लोगों की लाइफ में। आप कैसे देखती हैं, किस तरह के बदलाव उम्मीद किए जाए उस पूरे कश्मीर के इलाके में अब जब एक बार फिर एंटरटेनमेंट और फिल्मों की दुनिया खुल रही है पुराने लोगों और नए लोगों के लिए? जी, बहुत ही अच्छी खबर है ये कि थिएटर्स खुल गए हैं और खुल रहे हैं कश्मीर में। और इससे तो और लोगों ने कहा है कि एंटरटेनमेंट जो है वो सबके लिए अवेलेबल होगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो ये भी कहूंगी कि फिल्मों के जरिए लोकल पॉपुलेशन और इंडिया के बाकी इलाकों से भी जुड़ जाएंगे। तो कश्मीर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा है ऑल दीज इयर्स। एंड 1960s में इतनी सारी फिल्में, बहुत सुंदर फिल्में, बहुत मेमोरेबल फिल्में कलर्स में कश्मीर की खूबसूरती को उन्होंने कैप्चर किया था। एंड एक्चुअली कश्मीर में टूरिज्म बढ़ाने का भी काम ये फिल्में, स्पेशली बॉम्बे की फिल्में जैसे कश्मीर की कली, जंगली वगैरह जो बने थे 1960s में। एंड किसी ने शम्मी कपूर जी को श्रद्धांजलि भी दी है बिकॉज ही वाज द बिग स्टार ऑफ 1960s कश्मीर फिल्म्स। तो इसके वजह से कश्मीर जो है वो इंडिया के करीब भी आ जाएगा, क्योंकि जब ये फिल्में वहां दिखाई जाएंगी तो कनेक्शन विद द रेस्ट ऑफ इंडिया भी होने लगेगा। तो मुझे तो लगता है कि बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव जो है वो कम्युनिकेशन का होगा, कनेक्शन का होगा, एंड अ फीलिंग ऑफ ओवरकमिंग एलिनेशन, जिसमें कश्मीरी यूथ ऑल्सो फील्स कि उनके पास वही सुविधाएं हैं, एंटरटेनमेंट के भी, सोच के भी, विचार के भी, डिस्कशन के भी, जो बाकी जगह इंडिया में फ्रीली अवेलेबल है। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए और फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।